प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8th की एसएसटी की जो नई वाली बुक आई है, इसका जो पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझेंगे, नोट्स के माध्यम से समझेंगे। मैंने बढ़िया नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेचर। नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेचर किसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख रखा है द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म that are part of environment but are not created by human are called nature। मतलब कि वे चीजें जो कहीं ना कहीं जीवित के लिए और अजीवित के लिए दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के भाग बन जाता है, एनवायरनमेंट का भाग है हमारा, लेकिन इसको हमने नहीं बनाया है, ये पहले से बना रहा है, फिर अपने आप बन रहा है। इसी को आप प्रकृति या फिर नेचर कहते हैं, ठीक है। देन नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो वे सारे रिसोर्स जो नेचर में अपने आप पाए जाते हैं उनको आप नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस ऑकरिंग इन नेचर, वे सारे मटेरियल्स या फिर वो सारे सब्सटेंसेस जो कि ऑकरिंग इन नेचर, नेचर में आते हैं, दैट आर वैल्यूएबल, जिनकी कोई ना कोई कीमत है, वैल्यू है, मूल्य है, टू ह्यूमंस के लिए, फॉर सब्सटेंसेस कंजम्पशन, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, और क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, उन सभी को आप नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। सरल भाषा में वो सारी की सारी रिसोर्सेज, फिर वो सारी नीडेड थिंग्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आप किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे अगर प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि नेचर के अंदर से ऑकरिंग हो रहे हैं, तो आप उसको नेचुरल रिसोर्स या फिर प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन पे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी चीज को संसाधन कहने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, या फिर किन किन चीजों के बेस पे हम उसको संसाधन कहते हैं या फिर हम उसको संसाधन के रूप में मानते हैं। तो किसी भी चीज को अगर संसाधन बनना है ना, तो उसकी कुछ शर्तें हैं हमारे पास। अब वो शर्तें क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली शर्त है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि हमारे पास जो भी टूल्स, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। वी हैव द टूल्स टू गेट इट, उसको प्राप्त करने के लिए भी हमारे पास टूल्स होने आवश्यक है। सेकंड आ जाता है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि आर्थिक रूप से वो काफी ज्यादा महंगा तो नहीं है। आप उसको रिसोर्स बता रहे हैं, क्या पता उसको खरीदने के लिए आपके पास बढ़िया मोटा अमाउंट होना चाहिए, फिर वो रिसोर्स किस काम का, जिसके लिए आपके पैसे ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं। एक होता है कि बजट फ्रेंडली है, तो उसको हम एज अ रिसोर्स यूज कर पाएंगे। अगर बजट फ्रेंडली नहीं है तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही यूज कर पाएगा, बाकी के लिए तो रिसोर्स है ही नहीं ना, बाकी के लिए तो अभिशाप हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कि आपके समाज वगैरह के अंदर इसका कोई वो नहीं हो, बहिष्कार नहीं कर रहे हो, सभी के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यहाँ आपको दे रखा है कि यूज डज नॉट वायलेट सोशल और स्कार्ड नॉर्म्स, ये मतलब कि जो भी सामाजिक वगैरह आपके नियम कानून नॉर्म्स बने हुए उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, जैसे कि सेक्रेड ग्रोव्स वगैरह वाली कहानी बता रखी है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। देन कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस आधार पे हमने नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहली चीज असेंशियल फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए असेंशियल होती है, जैसे कि हवा है, सांस लेने के लिए चाहिए ही चाहिए, वाटर है, पीने के लिए चाहिए ही चाहिए, एंड सॉइल है फॉर फूड कल्टीवेशन, ये हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा, मतलब कि इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है कहीं ना कहीं, ये हमारे लिए सबसे असेंशियल रिसोर्सेज के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। सेकंड आ जाता है रिसोर्सेज ऑफ फॉर मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में, जिसको आप ट्रांसफर कर देते हैं यूटिलिटी या फिर ब्यूटी। जैसे कि लकड़ी एक रिसोर्स है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में या फिर आप स्टैचूज में, तो ओवरऑल सारे रिसोर्स बन जाते हैं। इसके अंदर हम मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं ना लकड़ी को, इसलिए यहाँ पे आपको बताया रिसोर्स फॉर मटेरियल। थर्ड आता है आपके पास रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के रूप में भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट एंड विंड दैट पावर बिल्डिंग्स एंड प्रोडक्शन। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, सनलाइट और हवा, जो कि पावर बिल्डिंग को ऊर्जा प्रदान करने के काम करते हैं, हमारे को प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज फॉर एनर्जी कहलाएंगे, जिससे आपको एनर्जी से रिलेटेड चीजें मिल रही होती हैं। और फिर रिन्यूएबिलिटी के आधार पर आपके पास दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल के डिफरेंस पूछ लेगा,
ऑप्शंस पूछ लेगा कि ये कौन सा कैटेगरी के अंदर लाई करता है। तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल साइकिल, वे रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश हो सकते हैं बाय नेचुरल साइकिल्स एज लॉन्ग एज देयर नेचुरल रिदम इज नॉट डिस्ट्रक्टेड, तब तक जब तक कि उसका जो नेचुरल रिदम मतलब प्राकृतिक रूप से जो चलने की प्रक्रिया है उसमें कोई दुविधा ना है, तो उसको आप रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, फॉरेस्ट एंड वाटर, ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल सोर्स है। क्यों रिन्यूएबल है, ये एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा अपने आप आते हैं। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, धूप खत्म हो गई, कल धूप अपने आप आएगी ना, आपके लिए उसके लिए कोई प्रयत्न तो नहीं करना पड़ रहा है, तो रिन्यूएबल कहलाएगा। विंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सभी आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ऐसे रिसोर्स जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हो, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हो, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट द रेट दे आर कंज्यूम, जिस हिसाब से उसका कंजम्पशन करते हैं उस हिसाब से दोबारा से वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो उसी प्रकार के रिसोर्सेज को आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, अब ये खत्म हो जाएगा तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तब तक के लिए हमारे पास यूज करने के लिए तो बचेगा नहीं, तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोना है, कॉपर है, ये सारे के सारे भी आपके नॉन रिन्यूएबल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बाद आ जाता है की ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। कुछ ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, वो क्या हो देखिए। सबसे पहले आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बंटवारा जो हुआ है ना बराबर रूप से नहीं हुआ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं पे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, कहीं पे कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि दे रखा है रिसोर्सेज आर नॉट स्प्रेड इक्वली विच शेप ट्रेड, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ऑफन लीड्स टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वार। यहाँ आपको बता रखा है कि रिसोर्सेज आपके पास अनइवन मात्रा में, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट, लोग बसना शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में रिसोर्स रहेंगे लोग वहीं पे ज्यादा आबादी में भी रह करेंगे। एंड ऑफन लीड्स टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वार, और इससे इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रही है, वॉर्स भी उत्पन्न हो रही है। जैसे कि कहीं पे ज्यादा मात्रा में है तो वो अपनी मोनोपोली भी लगा सकता है कि भाई मैं तो इतने रेट में ही दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। ऐसे में अदर कंट्रीज और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, वॉर क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अपने मित्र देशों को तो मतलब कि जो भी उनका होगा अमाउंट या फिर जो भी सेटलमेंट का तरीका होगा उसमें उनके लिए फेवरेबल आइटम पे कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वार भी उत्पन्न हो जाते हैं। द नेचुरल रिसोर्स कर्स, प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार का अभिशाप भी है, कर्स अभिशाप बोलते हैं। कैसे, आल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, दिस ऑकर व्हेन रीजन रिच इन रिसोर्सेज एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज दे फेल टू डेवलप इंडस्ट्री दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू हायर वैल्यू प्रोडक्ट। ये कर्ज कैसे बनता है, देखिए जहां पर ज्यादा मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं ना, वो फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं, वो मतलब उसी में लगे रहते हैं, पैसा तो आ ही रहा है, क्या दुविधा, तो उसके लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि उनके यहाँ पर डेवलप इंडस्ट्री हुई नहीं, वो कन्वर्ट करना सीख नहीं पाए, तो वहां पर स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देती है, आर्थिक रूप से बहुत स्लो मात्रा में ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स एक प्रकार का कर्ज बन जाता है वहां के लिए, जहां पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम परितंत्र की सर्विसेज सेवाएं क्या हैं वो देखते हैं। तो नेचुरल प्रोसेसेस दैट बेनिफिट ह्यूमन सच एज फॉरेस्ट फिल्टरिंग वाटर, प्रिवेंटिंग इरोजन एंड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये आपको बता रहेगा इकोसिस्टम सर्विस के बारे में कि आपके परितंत्र की एक सेवा है। कैसे, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह जो है ये वाटर को, मिट्टी को रोक के रखती है, सोइल इरोजन वगैरह से बचा रही है और प्रोवाइड कर रही है आपको ऑक्सीजन वगैरह। लगभग एक जो मैच्योर ट्री होता है, मतलब एक जो बढ़िया पेड़ होता है, वो लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन डेली का प्रोड्यूस कर रहा है। समझ सकते हैं कितना ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो ये आपको बताएगा इकोसिस्टम से भी आपको कई सारी सेवाएं प्रदान हो रही है। फिर आपको केस स्टडीज के बारे में आपकी बुक में अलग अलग छोटे छोटे कहानी टाइप के बना के दे रखे हैं, एक एक करके उन सभी कहानी के विषय पढ़ेंगे, क्या समझाने की कोशिश की गई। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास पंजाब के विषय में, पंजाब के ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। द शिफ्ट टू HYV सीड्स एंड फ्री पावर लेड पंपिंग ग्राउंड वाटर फास्टर देन इट कुड
replenish causing water tables to drop and chemical contaminate the supply। देखिए HYV सीड्स पहले होता है कि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे देश में किसानों को HYV सीड्स मुहैया कराई गई थी। इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसको मतलब यूज करने से अधिक मात्रा में पैदावार होती है, जिससे किसानों का लाभ होता है, किसानों के अच्छे के लिए सीड्स लाई गई थी। अब क्या हुआ, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा और जमीन से काफी ज्यादा मात्रा में वाटर इन्होंने पंप करना शुरू किया, खेती करने में पानी तो लगेगी। अब पंप करने की वजह से क्या हुआ, अंदर का पानी तो खत्म हो गया, वहां का जो वाटर टेबल था वो ड्रॉप कर गया, जिसकी वजह से वहां पर केमिकल्स भर गए और कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज आने लग गई है उधर के साइड पे, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है पंजाब के विषय में कि उन्होंने किस प्रकार से ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करा था, ठीक है। देन सिक्किम के बारे में बताया गया। सिक्किम काफी अच्छा देश है, आप लोग के स्कूल में भी सिक्किम का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए कहा जाता होगा। बहुत बढ़िया रीजन है, इसकी वजह से वहां का बनाने के लिए भी कहा जाता है और हमें भी अपनाना चाहिए अपने अपने शहरों के अंदर। सिक्किम एक ऑर्गेनिक ट्रांजिशन है। इन 2016 के अंदर सिक्किम बिकेम द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। ये 100%, 100%, 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब कि यहाँ पर जो खेती बाड़ी होती होगी किसी प्रकार की भी तो टोटली ऑर्गेनिक वे में होती है, जरा सा भी इनऑर्गेनिक केमिकल वगैरह का इस्तेमाल ये नहीं कर रहे होंगे। सक्सेसफुली रिप्लेसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स विद कंपोस्ट एंड नेचुरल रेप्लिकेंट विच इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड फार्मर इनकम। बताया गया है कि उन्होंने है ना रिप्लेस कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, किस चीज से, कंपोस्ट, गोबर वगैरह से जो खाद बनते हैं उनसे, एंड नेचुरल रिप्लेंट्स के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी बढ़ी और फार्मर की इनकम भी बढ़ी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्टिलाइजर यूज करने से ज्यादा खेती होगी, अगर आप ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं तो अच्छी खेती होगी, तो फार्मर की इनकम उससे भी बढ़ सकती है, ठीक है। फिर आपको एक केस बताया गया सीमेंट के विषय में। Why essential for infrastructure? Cement is highly polluting solution including traditional material like mud, stone or new recycled plant based material। आपको बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए सीमेंट काफी ज्यादा उपयोगी, बिना सीमेंट के तो बनेगा नहीं, तो सीमेंट एक काफी ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। लेकिन वो सबसे ज्यादा मात्रा में हाईली पॉल्यूटिंग भी तो है, उससे प्रदूषण भी तो फैल रहा है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम ट्रेडिशनल चीजें लाइक मड स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल करें और नए प्लांट बेस्ड रिसाइकल जो भी आइटम्स आने लग गए उन चीजों से अपने घर के ऊपर निशान को जो भी अच्छा करना वो करा जाए। तो थोड़ा सा हमें सीमेंट का कंजम्पशन कम करना चाहिए क्योंकि सीमेंट हाईली पॉल्यूटिंग भी है, ठीक है। तो लगभग यही था आपके। इसके बाद एक आगे दे रखा है सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में। सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में पढ़ना है तो सस्टेनेबल फ्यूचर के अंदर आपको बताया गया है रीजनरेटिव इकोनॉमी मूविंग टुवर्ड्स अ सिस्टम दैट ऑपरेट इन हार्मनी विद नेचर बाय रिपर्पसिंग रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। ये आपको बताया गया कि सस्टेनेबल फ्यूचर के अगर आपको बढ़ना है तो आपको रीजनरेटिव इकोनॉमी अपनाना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमाइज वेस्ट हो पा रहा हो, रिसोर्स का वेस्ट कम हो पा रहा हो। फिर आता है स्टेवरशिप, एक्टिंग एज रिस्पॉन्सिबल गार्डियन ऑफ द अर्थ। हमारे को एक जिम्मेदार गार्डियन के रूप में काम करना चाहिए अर्थ के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति, टू इनेबल द रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जिससे कि जो भी हमारा पर्यावरण है ये मेंटेन रहे, आने वाले समय के लोगों के लिए भी ये बचा रहे, ठीक है। और फिर दे रखा है आपको लोक संग्रह और लास्ट में दे रखा है वृक्ष आयुर्वेदा। इन दोनों के बारे में पढ़ना है आपको। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वाइंड अप। इसके बाद an idea from the Bhagavad Gita suggesting that individuals should transmute personal desires for the collective well-being of all। भागवत गीता में कहा गया है कि लोगों को मिल करके है ना अन्य लोगों की सहायता के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो ये आपको बताया गया कि अपने पर्सनल डिजायर को शांत रखते हुए कलेक्टिव वेल-बीइंग ऑफ ऑल, हमारे को दुनिया के लिए बेहतर बनने की आवश्यकता है। फिर आता है वृक्ष आयुर्वेदा, एंशिएंट इंडियन बोटैनिकल साइंस, जो हमारी प्राचीन भारत की जो बोटैनिकल साइंस थी ना उसके अंदर बताया गया ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन प्लांट केयर, पौधों का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, मिट्टी को कैसे हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, एंड नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, और प्राकृतिक रूप से कीट वगैरह से कैसे बचा जा सकता है,
उसके विषय में आपको बताया गया है विक्षय वेदा के अंदर। तो लगभग यही था आपके पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप चैप्टर आपको क्लियर होगा, चैप्टर के अंदर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको चैप्टर के अंदर है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और बाकी जिस भी तरीके की जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी अगर सहायता चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो वगैरह के माध्यम से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।